हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये जो प्री क्विज अभ्यास के हमारे यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं और ये जो क्लास होने वाली थी, दरअसल ये डे 8 की क्लास थी सीरीज के अंतर्गत। और हम लोग क्लास को लाइव लेते हैं टीटीएस दिन में, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लाइव 11 बजे क्लास होती है। हालांकि आज कुछ कारणों की वजह से, ठीक है, वो क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब कारण तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि इतना समझिए मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी थी, तो इस वजह से ये क्लास यहाँ पर लाइव नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आप लोग को कि हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को देख रहे थे और जिस शेड्यूल को यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे थे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शेड्यूल आप लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। आज हमारा 12 जुलाई है दोस्तों, और 12 जुलाई को हमने यहाँ पर 2 टॉपिक डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। दरअसल ये 3 टॉपिक है। अगर हम इस जो फंडामेंटल बुक की बात करते हैं, उस फंडामेंटल बुक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग ये 3 चैप्टर इसके अंतर्गत कंक्लूड होते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या था कि 1857 के पश्चात जो प्रशासनिक परिवर्तन भारत के अंतर्गत किए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। फिर कह रहा है कि 13 और 14 जो चैप्टर नंबर था, ठीक है, भारत में जो प्रेस का विकास था, जो मीडिया का जो विकास हुआ था वो, और साथ ही साथ भारत में जो एजुकेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ था ये। तो ये 3 टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ के आना था। यहाँ 3 टॉपिक मैंने क्यों दिया हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सैटरडे को मैंने लास्ट क्लास हुई थी, संडे मंडे 2 दिन का प्रॉपर यहाँ पर आप लोगों को समय मिला था, तो इतने टॉपिक पढ़ करके आना कोई ज्यादा काम नहीं था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी 2023 के लिए प्रॉपर शेड्यूल वे में तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने इन 3 टॉपिक को पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखें दोस्तों यहाँ पर, तो जो 14 जुलाई, ठीक है, जो थर्सडे को जो मेरी क्लास होने वाली है, उसका जो यहाँ पर सिलेबस है वो यहाँ पर सिंपल सा दिया गया। एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ करके आना है, ठीक है। 1905 से 1919 के मध्य में जो राष्ट्रवादी आंदोलन का जो चरण चल रहा था, उस पूरे चरण को यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और अभी मैंने देखा तो जो हमारा हिस्ट्री की जो पूरी प्रॉपर क्लास शुरू से लेकर के अंत तक मॉडर्न हिस्ट्री तक कराई जा रही है यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है, उसके अंतर्गत कल से आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर मैंने उन्हीं सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बहुत अच्छे से प्रॉपर अपना क्लास नोट्स बना करके मैंने डिस्कस किया था चीजों को शॉर्ट फॉर्मेट में, ताकि वो चीजें आपके यहाँ पर तैयार हो जाए, ठीक है। तो जिनको वो क्लासेस करनी होगी वो क्लासेस कर सकते हैं, वो क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है और कल से आप लोगों को डेली क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पर और प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो पहला प्रश्न दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित कॉलेज में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की शुरुआत हुआ था। आपने देखा अभी कि हमारा सिलेबस के अंतर्गत हमको भारत में शिक्षा का विकास पूरा पढ़ना था, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न में यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने है। पहला विकल्प क्या कह रहा है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। फिर कह रहा है दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ये 4 कॉलेज यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इनमें से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो हमारा ये हिंदू कॉलेज है कलकत्ता वाला, ठीक है, इसकी स्थापना 1817 के टाइम में, ठीक है, कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से, उस समय डेविड हेयर जो व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी सहायता से इस विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की थी। इनका उद्देश्य यह था दोस्तों कि ये इस विद्यालय के माध्यम से भारतीयों को जो पाश्चात्य विज्ञान है, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज का जो पूरा सब्जेक्ट होता है उनकी स्टडी करा सके, ठीक है। इसीलिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ये आप देख सकते हैं, उसका वहां पर उस टाइम की जो बिल्डिंग थी, ठीक है, आज का जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनकी बिल्डिंग आप देखोगे तो कितने घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग वहां पर होता है, लेकिन ये उस टाइम का कॉलेज है और उसके आप बिल्डिंग देख सकते हैं, कितनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। 1817 में इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था, डेविड हेयर की यहाँ पर इन्होंने सहायता ली थी इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस कॉलेज की स्थापना हुई थी वो ये कॉलेज था। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद आता है आपको दिल्ली कॉलेज 1824 और मेयो कॉलेज 1875 और फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, ठीक है। इन चारों कॉलेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है वो यही पहला वाला ऑप्शन था आप लोग का, हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो आप लोग को याद क्या करना है, आप लोग को याद ये रखना है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा डेविड हेयर की सहायता से की गई थी, ठीक है। इस विकल्प को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे होंगे तो शॉर्ट नोट्स में प्रॉपर इस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न का मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, या तो यूपीएससी या फिर अन्य स्टेट पीसेस में वो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। हालांकि अभी भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ था उसको हम लोग समरी में देखने का प्रयास करेंगे, मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। अभी हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है
कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में से कौन संबंधित था। ठीक है, 4 विकल्प यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है और जो प्रश्न है वो प्रश्न है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संदर्भ में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी करंट वेबसाइट है। ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है उसकी जो करंट वेबसाइट है, जो अभी वर्क करती है, उस वेबसाइट का ये पेज है और बहुत शानदार तरीके से इसको यहाँ पर इन्होंने पूरा सोसाइटी को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी उस टाइम पर, ये पूछा यहाँ पर 4 विकल्प है, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये 4 विकल्प यहाँ पर आप लोगों के सामने पूछा गया है। अब अगर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, तो 1880 ईस्वी में, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा क्लियर करता हूँ चीजों को, 1880 ईस्वी में एक स्कूल की स्थापना किया गया था, न्यू इंग्लिश स्कूल। ठीक है, ये स्कूल कहां पर था, तो महाराष्ट्र में। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूं, चीजें समझिएगा आप लोग। महाराष्ट्र में एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और गोपाल गणेश अगरकर, इन तीनों व्यक्तियों की मदद से, और अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर कार्य कर रहे थे इस क्षेत्र में, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों के द्वारा, और इसमें भी सबसे मुख्य रूप से आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो 1880 में न्यू एजुकेशनल स्कूल की स्थापना किया गया और इसी के बाद, ठीक है, 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी यहाँ पर स्थापना किया गया था। वर्तमान में इस सोसाइटी के अंतर्गत करीब 50 से ज्यादा विद्यालय अभी भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर 2-3 नाम और आते हैं, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और गोपाल गणेश अगरकर। तो ये 2-3 नाम आप लोग और ध्यान में रखिएगा। लेकिन डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ये करंट वेबसाइट है, लिखा है कि अ डायनामिक conglomeration of the cover over 57 educational institutions acknowledged a center of the quality education। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भारत में अभी भी ये संस्थान कार्य कर रहा है और इसका यहाँ पर आप लोग इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, पुणे में इसका कार्यालय है, महाराष्ट्र के पुणे में इसका कार्यालय, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो डिटेल्ड में आंसर है वो सारे आंसर मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल में बाकी इससे पहले की पीडीएफ थे, उन पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बात को समझने की आवश्यकता दोस्तों ये है कि दरअसल इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो स्थापना किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी शिक्षा को, ठीक है, उस टाइम में जो पाश्चात्य शिक्षा थी, उस टाइम में जो अंग्रेजी शिक्षा थी, वो इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि चूंकि अगर आपको अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो आपको वो शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी आप उनके कंपेयर में आके मुकाबला कर सकते हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्कूल उस टाइम पे स्थापित किए जा रहे थे। ठीक है, तो इनका जो उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा को सस्ता और सुविधाजनक बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले, इस संस्थान से पहले जितने भी शिक्षा को लेकर प्रयास हुए थे, या तो वो सारे प्रयास किसी मिशनरियों के द्वारा किए जा रहे थे, ईसाई मिशनरी द्वारा, या फिर सरकारी संस्थान के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, ये एक ऐसा पहला प्रयास था जो कि देशवासियों के गिरते हुए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, और इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं कि भारत में जो शिक्षा का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ था वो कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए दरअसल भारत में शिक्षा पद्धति की स्थापना की गई थी ना, भारत की दरअसल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस कंपनी का जो मूल उद्देश्य था वो था व्यापार करना, बिजनेस करना और पैसा कमाना। लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भारत में काम किया, और काम करने का जो कारण था, वो कारण सिर्फ ये था कि वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते थे भारत के अंतर्गत कि कंपनी को ऐसे शिक्षित युवा, ऐसे शिक्षित भारतीय मिलते रहे जो कि शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं में भी निपुण हो, साथ ही साथ उनको अंग्रेजी भी आती हो और कंपनी के प्रशासन में, अर्थात वो कंपनी की गुलामी के अंतर्गत सही प्रकार से उनका प्रशासन संभालते रहे, उनका काम करते रहे। ठीक है, अर्थात अगर मैं सिंपल अर्थों में कहूँ तो उनको ऐसे गुलाम चाहिए थे जो कि अंग्रेजों की तरफ से भारत में काम करते रहे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। यहाँ पर आप 3 संस्थानों का नाम देख रहे होंगे दोस्तों, और उनके संस्थापक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए। ठीक है, किसके किसके संस्थापक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है वो सही दिया, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न को क्लियर करता हूँ। पहला है संस्कृत कॉलेज बनारस में, फिर कलकत्ता मदरसा और फोर्ट विलियम कॉलेज। अब यहाँ पर जो तीनों नाम है दरअसल, इनमें सिर्फ एक नाम यहाँ पर सही दिया हुआ है। ठीक है, इनमें यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक नाम सही दिया हुआ है, कलकत्ता मदरसा का। सबसे पहले भारत में जिस स्थानीय भाषा को लेकर के संस्थान का डेवलप किया गया था वो था कलकत्ता मदरसा। ठीक है, इसकी स्थापना करीब 1781 में की गई थी। ठीक है, 1781 में इसकी स्थापना किया गया था।
संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में किया गया था और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इन दोनों कॉलेज का उद्देश्य क्या था? तो इन दोनों कॉलेज का उद्देश्य यही था कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जिसको हिंदी भी आती हो, स्थानीय भाषा भी आती हो, साथ ही साथ उसको अंग्रेजी आती हो और वो कंपनी के प्रशासन को संभालने में अंग्रेजों की मदद कर सके। ठीक है, तो इन दोनों का उद्देश्य था कि संस्कृत पढ़ा दें हम, तो शास्त्रीय ज्ञान उनको हो गया, उन व्यक्तियों को हो गया, साथ ही साथ वो अंग्रेजों की तरफ काम करते रहे। ये यहाँ पर इनका पूरा उद्देश्य था और कलकत्ता मदरसा में वो उर्दू और इन सब भाषाओं पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब अगर आपको मैं थोड़ा सा क्लियर बताऊं कि इनकी स्थापना किसके किसके द्वारा किया गया था, तो 1781 में जो कलकत्ता मदरसा बना था इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये बात यहाँ पर सही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो 1791 में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी वो विलियम जोन्स ने नहीं बल्कि जोनाथन डंकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, जोनाथन डंकर के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, फिर क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। दरअसल इस कॉलेज का उद्देश्य ये था कि कंपनी के सिविल सेवकों को भारत में स्थानीय भाषाओं में ट्रेनिंग दिया जाए, उनको स्थानीय समाज में रहने के लिए उनके रीति रिवाजों से परिचय कराया जाए, इन यहाँ की जो पूरी प्रथा होती है उसको लेकर के प्रशिक्षण दिया सके। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो ये आर्थर वेलेस्ली नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उस टाइम पे, उनके द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। 1798 से 1805 में वो गवर्नर थे, तो ये बात आप लोगों को पता होगा। उन्हीं के अंतर्गत इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख कॉलेज है। इन तीनों प्रमुख कॉलेज के आप लोग कब कब स्थापना हुआ था, ठीक है, कौन कौन संस्थापक था इन तीनों का, ये दोनों पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछता रहता है और कई बार इससे पहले पूछा हुआ है। ठीक है, इस बात को अपने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको अगला टॉपिक दिखाऊं तो हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है? कह रहे वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, ये तीन कथन यहाँ पर आप लोग पढ़िए। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न ये यूपीएससी का है। ठीक है, यूपीएससी में आप लोगों को पता होगा जनरली 1 से 2 स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते रहते हैं, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट का एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड जो होता है उसकी शुरुआत की गई थी। इस वुड डिस्पैच की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ये 3 स्टेटमेंट इस वुड डिस्पैच के संदर्भ में दिया गया है और पूछा क्या कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। देखिए दरअसल बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और लग रहा है कि प्रीलिम्स इस बार भी नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे तैयारी करूंगा आगे। तो एक बात को समझिए आप लोग, अभी मैं रिसेंट में वो निराला जी की एक पोएम है ना, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, RKSP, उसको मैं पढ़ रहा था और राम की शक्ति पूजा में निराला ने बहुत शानदार बातें लिखी है। आप देखिए एक व्यक्ति, ठीक है, अच्छा दूसरी बात, राम की कहानी को आप इसलिए ना पढ़िए कि कोई भगवान है, चाहे कोई बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, आप उनकी कहानी को सिर्फ इसलिए पढ़िए, जैसे आप मूवी देखते हो ना, मूवी में किसी एक्टर को आप क्यों देखते हो, आप किसी एक्टर से आपको बहुत प्रेरणा मिलती है, हाँ ये एक्टर कितना अच्छा काम कर रहा है, तो आप राम की कहानी को सिर्फ एक मूवी थी, थ्रिल मूवी मान करके आप सुनो उसको, ठीक है, उसको पढ़ो कि राम जो कि एक पल में राजकुमार रहता है और राजा बनने वाले रहते हैं, ठीक है, वही राम अचानक से वनवासी बन जाते हैं और सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ वो जंगल में रहते हैं, ठीक है, और इन 14 वर्षों में उनके साथ क्या क्या दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वह व्यक्ति टिका रहता है और उसने अपनी पूरी जीवन में मर्यादा की एक पराकाष्ठा को तय किया था। तो आप उनसे सीख सकते हो। और मैं राम की शक्ति पूजा की बात कह रहा था, इसमें मैं कहना ही चाहता था कि उसमें क्या है कि राम शुरू से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे निराला जी लिखते हैं, निराला एक पॉइंट लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ठीक है, शुरुआत में लिखते हैं, कहते हैं आप लोग भी देखिए, आप लोग भी देखते हैं कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो कि मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो जाते हैं, या फिर कोई अधिकारी बन गया और उसके बाद बहुत गलत कार्य कर रहा है और खूब पैसे कमा रहा है, तो मन में ये उठता है कि अरे भाई जब अन्याय करने से पैसे मिल रहे हैं, न्याय करने से सब कुछ चीजें मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें। लेकिन यहीं पर आप बात समझिए, अंत उसी पोयम के अंत में एक लाइन आती है, लिखते हैं वहां पर निराला जी लिखते हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ठीक है, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन, ठीक। इसका मतलब क्या है, आपको अपने पद पर टिके रहना है, आपको अपने पद पर लगे रहना है और लगातार मेहनत करनी है, आपको अपने पद से हिम्मत नहीं हारना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राम के जीवन में क्या हो रहा है, राम के जीवन में होता क्या है भाई कि दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध, हर पल राम के साथ विरोध देखने को मिला। 14 वर्ष वनवास में उनके साथ क्या क्या दिक्कतें नहीं आई, कभी किसी राक्षस से युद्ध लड़ रहे हैं, कभी किसी राक्षसनी से युद्ध लड़ रहे हैं, कभी उनकी पत्नी का अपहरण हो जा रहा है, कभी उनके छोटे भाई की मृत्यु की कंडीशन आ जा रही है। इन सब के बीच में भी
राम अपने साधन और साधन दोनों को लेकर लगे हुए हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखनी है हम लोगों को भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है, फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ है, मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन ना होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी कंडीशन होती है। हम भी कोई चीज कार्य को कर रहे होते, कार्य नहीं कर पाते तो हमें भी बुरा लगता है, हर व्यक्ति को बुरा लगता है। लेकिन आपको उससे आगे निकलना है, आपको उससे आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। अगर आप इस बात को गांठ बना करके बैठ गए कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दरअसल पूरा एग्जाम ही एक खेल है। आप एक खुद देखो ना, यहाँ पर अगर आपने 2 क्वेश्चन तुक्का सही ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने 2 क्वेश्चन आपको आता हुआ आपने कुछ माइनर मिस्टेक कर दिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इस खेल में भी तब भी आपको लगे रहना है, क्योंकि इसी खेल के माध्यम से आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा, मैं मानता हूँ। ठीक है, जैसे लाइव क्लास तो हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोग करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा भारत की शिक्षा व्यवस्था का जो क्रम था, ठीक है, वो क्रम यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 1813 ईस्वी में, ठीक है, 1813 ईस्वी में, मैंने पेन दूसरा सेलेक्ट किया था। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का यहाँ पर व्यवस्था किया गया। ठीक है, हालांकि ये मिला नहीं था, पता होगा आप लोगों को, वहां पर विवाद हो गया था। अंग्रेजी और जो लोकल भाषाएं थी उनके जो विद्वान थे उनके मध्य में लेकर के विवाद उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर देने की व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, 1813 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, ये पूरा तो हो नहीं पाता है। फिर 1835 में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 1835 में वो फेमस मैकाले का जो मिनट था, ठीक है, मैकाले मिनट्स को हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो मिनट आता है, लॉर्ड मैकाले का मिनट, जहां पर लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देते हैं। 1835 में मैकाले के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसी सिस्टम के बाद में वुड डिस्पैच आता है 1854 ईस्वी में। 1854 में वुड डिस्पैच यहाँ पर आता है। तो ये कुछ क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी वुड डिस्पैच को 1854 का जो वुड डिस्पैच रहता है उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को जो मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है वो इसी वुड डिस्पैच को दी गई है। और कई बार ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट को, किस अधिनियम को या फिर किस प्रावधान को हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो वो है वुड डिस्पैच 1854 का। ठीक है, अभी हम इसके प्रावधान पर आएंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और समझिएगा आप लोग। 1854 के बाद होता क्या है, दरअसल 1882-83 के राउंड में हंटर कमीशन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वो हंटर कमीशन नहीं थी, ठीक है, जो कि जलियांवाला बाग में बैठी थी, हालांकि नाम सेम है, लेकिन ये दूसरी कमीशन थी जो कि शिक्षा के लिए बनाई गई थी। और इसके बाद 1902 में एक फेमस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। ठीक है, ये सारे घटनाक्रम मैं आप लोगों को बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग नोट कर सकें। और अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, अगर आपने इस बुक को पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर याद रहेंगी। ठीक है, इसके बाद 1902-04 के बाद जो घटना घटती है, इसके बाद यहाँ पर आपका एक सैडलर कमीशन बनता है। ध्यान रखिएगा, सैडलर कमीशन बनता है। और सैडलर कमीशन का बनता है आपका 1919 के मध्य में यहाँ पर एक सैडलर कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, और इस सैडलर कमीशन पर आपका हॉलटॉक समिति आती है 1929 में। और 1929 की समिति के बाद सबसे फेमस दो समितियां और आती है। एक आती है आपकी मूल शिक्षा को लेकर के वर्धा समिति, जो कि 1937 के राउंड में बनी थी। ठीक है, और इसके बाद एक समिति आप लोगों की बनती है सार्जेंट कमीशन, जो कि 1944 में बनता है। ठीक है, तो ये जो कुछ घटनाक्रम था दोस्तों, ये भारत में शिक्षा के विकास को लेकर के था। इसके बाद पता होगा भारत आजाद होता है, और भारत में आजाद होने के बाद राधाकृष्णन आयोग बनता है, और बहुत कोठारी आयोग बनता है, बहुत सारे अन्य आयोग यहाँ पर बनाए जाते हैं भारत में शिक्षा को लेकर के। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो शिक्षा का विकास होता है वो इस क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, मैं फिर से बता देना एक बार। 1813 में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था कि सरकार 1 लाख रुपए देगी शिक्षा व्यवस्था के लिए। ठीक है, हालांकि वो पूरा होता नहीं है। 1835 में मैकाले का मिनट आता है। ठीक है, उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच होता है। 1882-83 में आपका आता है यहाँ पर हंटर कमीशन। 1902-1904 के मध्य में आपका आता है यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सैडलर कमीशन 1917-19 के मध्य में। 1937 में यहाँ पर आपका आता है हाल्टोंग कमीशन, और 1944 में आपका यहाँ पर आता है क्या, सार्जेंट योजना। ठीक है, ये पूरी घटनाक्रम इस प्रकार से चल रहा था। ठीक है, ये आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। और इसी बीच में दोस्तों होता क्या है, आपको पता होगा, इस मैकाले कमीशन के बाद से यहाँ पर बिहार में एक पूसा कॉलेज की स्थापना की थी, पूसा कृषि कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। साथ ही आपको पता है रुड़की में, ठीक है, जहां से गौरव सर हमारे, रुड़की कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, तकनीकी संस्थान जो था, अभियांत्रिकी संस्थान था, उसकी स्थापना भी 1849 के राउंड में कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे घटनाक्रम भारत में शिक्षा को लेकर के चल रहे थे। और इसी बीच में जो वुड डिस्पैच आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्पैच था, इसके अंतर्गत बहुत सारे अन्य प्रावधान किए गए थे, वो यहाँ पर प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है,
कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमने रीड कर लिया था। मैं यहाँ पर बस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हुआ क्या था कि निजी क्षेत्र से, ठीक है, निजी उद्यमों से, निजी क्षेत्रों से शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक अनुदान व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पर सही था, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, तो ये कथन भी यहाँ पर सही था दोस्तों। क्यों? क्योंकि 3 जगहों पर, ठीक है, 3 जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी। 3 प्रेसिडेंसी शहर जो उस टाइम में थे, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों जगहों पर इन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की यहाँ पर बात कही गई थी। साथ ही साथ, ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है उसका ध्यान समझिएगा दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। क्यों गलत है? कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, ठीक है, और मैंने आप लोगों से इससे पहले की प्री क्विज अभ्यास बहुत सारी क्लासेस में बोला हुआ है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा कीवर्ड मिले जो कि बहुत क्रिटिकल कीवर्ड हो, ठीक है, ऐसा कीवर्ड मिले जैसे कि सभी, जैसे कि कोई भी नहीं, या फिर नहीं, ठीक है, ऐसे जो कीवर्ड होते हैं दोस्तों, ये प्रश्न के आंसर को चेंज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एज अ एस्पिरेंट जब हम एग्जाम को दे रहे होते हैं तो हमारे साथ होता है क्या है कि हम ऐसे कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं और वो प्रश्न गलत कराता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के सभी स्तरों पर नहीं बल्कि सिर्फ उच्च स्तरों पर, जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी वहां पर अंग्रेजी माध्यम का सहारा लेने की बात कही गई थी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पर गलत होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है, इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की होगा, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था का पूरा क्रम था वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वो आप लोगों को चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आप लोगों को अगला प्रश्न दिखाऊं हमारा दोस्तों, ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। हमने जो टॉपिक डिसाइड किया था वहां पर शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास भी शामिल था। तो ये प्रश्न भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के संदर्भ में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 4 गवर्नर्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, 4 ब्रिटिशर्स का नाम दिया हुआ है और प्रश्न पूछा कि इन चारों में से कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि हम लोग भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते थे, ठीक है। यहाँ पर 4 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक जो थे दोस्तों वो 1828 से लेकर के 1835 तक के टाइम पर यहाँ पर थे, ठीक है। 1828 से 1835 के मध्य में थे। चार्ल्स मेटकॉफ आपका करीब आते हैं 1835 में, ठीक है, और 1835 से 36 के मध्य में यहाँ पर ही रहते हैं, ठीक है। तो इनका ये घटनाक्रम याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन जो रहते हैं वो 1880 से 84 के मध्य में आए रहते हैं, तो इनको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 1880 से 1884 के मध्य में। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो मिंटो एक्ट, मॉर्ले मिंटो एक्ट आप लोगों को पता ही होगा, 1905 से लेकर के 1910 के मध्य में ये भारत में रहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया ईयर, लेकिन प्रश्न कुछ और पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता हम किसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर हम भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था उसको थोड़ा संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए होता क्या है कि भारत का सबसे पहला जो न्यूज़पेपर रहता है, जो समाचार पत्र रहता है, वो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1880, ठीक है, 1880 के राउंड में, सॉरी 1780 के राउंड में, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ चीजों को, ठीक है, 1780 के राउंड में, ध्यान रखिएगा, 1780 के राउंड में बंगाल गजट नाम का पहला पत्र, ठीक है, यहाँ पर जारी किया था, ठीक है। ये भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, ठीक है, द बंगाल गजट इसको हम लोग कहते थे, और जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ये पहला पत्र था। इसके बाद जब भारतीय प्रेस का विकास होना स्टार्ट होता है तो अंग्रेज जो रहते हैं वो प्रेस को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कानून लेकर के आते हैं। सबसे पहला जो कानून लेकर के आते हैं दोस्तों उसका नाम होता है सेंसरशिप एक्ट, ठीक है, सेंसरशिप एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंसरशिप एक्ट रहता है आप लोगों का। और इसके बाद एक कानून और लेकर के आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, ये 2 कानून लेकर के आते हैं। सेंसरशिप एक्ट आपका 1799 के टाइम में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, और जो रेगुलेशन एक्ट था वो 1823 के मध्य में आया हुआ था। और इसी लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को हटाने के लिए जब चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 में बनते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा सबसे पहली बार 1835 का एक प्रेस एक्ट लेकर के आया गया जिसको हम मेटकॉफ एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, मेटकॉफ एक्ट उनके नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा ही सबसे पहले भारतीय समाचार पत्रों की तरफ उत्तर, ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया था, ठीक है, लिबरल दृष्टिकोण को अपनाया गया था। और इन्होंने किया क्या, मेटकॉफ ने किया क्या, इसी लाइसेंसिंग एक्ट को इन्होंने रद्द कर दिया था, ठीक है, ये बताया गया, इसी लाइसेंसिंग एक्ट को इन्होंने यहाँ पर रद्द कर दिया था और इन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। अब दरअसल इस
मेटकॉफ एक्ट के अंतर्गत करते क्या थे दरअसल, इससे पहले अगर आप समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बहुत सारे वहाँ पे नियम कानून थे। लेकिन मेटकॉफ एक्ट ने क्या किया, मेटकॉफ एक्ट ने किया कि कोई भी प्रकाशक या मुद्रक केवल अपने प्रकाशन का स्थान, ठीक है, कहाँ पर वो प्रकाशन करेगा, ठीक है, और क्या कार्य करता है वो बस अपने गवर्नमेंट को बता दे, तो उसके बाद उसको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। ये था मेटकॉफ एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपको पता होगा 1857 में जो क्रांति, ठीक है, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स बहुत सतर्क हो गए। उन्होंने भाई कहा कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हमको प्रेस के ऊपर नियंत्रण लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से वही सारे एक्ट लेकर के आती है गवर्नमेंट, क्या आती है, लाइसेंसिंग एक्ट को लेकर के आती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर के आती है। और उसी टाइम पे एक घटना और घटती है। घटना क्या घटती है कि 1876 और 77 के मध्य में भारत में भीषण अकाल पड़ा रहता है। और उस भीषण अकाल और साथ से तो को पता होगा 1877 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। चूंकि गवर्नमेंट इतने सारे पैसों को एकदम बेवजह जगह पे खर्चा कर रही थी, दिल्ली दरबार का आयोजन कर रही थी, वहीं पर भारत के एक हिस्से में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो इन सब बातों से प्रेस में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जाने लगा। इसलिए यहाँ पर एक एक्ट आता है 1878 में, जिसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, या फिर देसी भाषा का जो अधिनियम रहता है वो यहाँ पर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इस अधिनियम को हम लोग मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय प्रेस को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित किया गया। बहुत सारे पत्रों को बंद कर दिया गया। आपको पता होगा अमृत बाजार पत्रिका जो थी, इसने इसी कारण से, क्योंकि देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू होता था, इसलिए उसने अपने हिंदी भाषा से कन्वर्ट करके अपने आप को अंग्रेजी भाषा की एक पत्रिका रातों रात में बना लिया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हुए थे। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। उसके बाद 1882 में जब ये लॉर्ड रिपन आता है, तो ये थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाता है, और ये क्या करता है, फिर इन सब कानूनों को यहाँ पर समाप्त करता है और फिर नए कानून बनाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम था भारत में प्रेस के विकास को लेकर, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ तो वो कैसे हुआ था, भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ तो वो देख लिया हमने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग लॉर्ड रिपन को नहीं मानते, ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद 1878 का जो वो एक्ट था, उसके बाद लॉर्ड रिपन ने उसको कैंसिल किया था। लेकिन हम चार्ल्स मेटकॉफ को, जिसने कि लाइसेंसिंग अधिनियम को कैंसिल किया था, ठीक है, 1835-36 के राउंड में, उसको हम लोग भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संदर्भ में कह रहा है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। ये आपको पता होगा, इस पत्रिका की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और यहाँ पर तो गांधी जी का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संपादक की बात कर रहा है कि इसके पहले संपादक कौन थे, ठीक है। 3 नाम दिया हुआ है इसके अलावा, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। तो जो मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल हीरालाल नजर जो थे, यही जो थे वो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक थे। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जनरल इन्फॉर्मेशन थी, कई बार ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। किस वायसराय के काल में भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा दोस्तों, यहाँ पर आपको अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लॉर्ड रिपन जो था दोस्तों, ये 1880 से 84 के मध्य में रहता है, ठीक है, 84 के मध्य में रहता है। और ये भारतीय प्रेस को लेकर के उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। इसी के टाइम में इसने स्थानीय स्वशासन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। इसलिए इसी व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ करने का बहुत प्रेरक माना था, इसका पिता माना था, ठीक है, भारत में। तो लॉर्ड रिपन कौन था, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो अन्य वायसराय का नाम दिया हुआ है, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लॉर्ड डफरिन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में क्या हुआ था भाई, 1884 से 88 के मध्य में, ठीक है, 1884 से, इसी रिपन के बाद जो आता है 1884-88 के मध्य में, ये यहाँ पर वायसराय रहते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल सबसे प्रमुख जो घटना घटी थी, वो घटना थी आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। इसको भी हम आगे भी देखेंगे, एक प्रश्न इससे रिलेटेड यहाँ पर भी आएगा, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी जो 2 और चीजें थी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन। तो अभी हमने देखा दोस्तों क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जो कि 1878 में आया था। वो कब आया था, तो 1876 से 80 के मध्य में लॉर्ड लिटन क्या था, वायसराय था। इसके कार्यकाल में 1878 में आपका आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको कि लॉर्ड रिपन
82-83 के राउंड में उसको समाप्त कर देता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक विकल्प और बचा हुआ है, उसको हम एक बार देख लेते हैं लॉर्ड मेयो के संदर्भ में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम में जो सबसे प्रमुख घटना घटी थी, वो घटना क्या थी कि यहाँ पर पहली जनगणना जो 1871 की पहली जनगणना थी वो संपन्न हुई थी 1869 से लेकर के 72 के मध्य में। ये आप लोग का वायसराय, मतलब भारत का, ब्रिटिश भारत का वायसराय था, ठीक है। ध्यान रखिए भाई, किसी भावनाओं को आहत करने का मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं है, ठीक है। भारत में भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती है, बाकी सब तो चलता रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। 2-3 प्रश्नों का और बचा, एक बार उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट और 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट। ये औद्योगिक कारखाना अधिनियम की बात कर, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक कारखाना अधिनियम जो फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 और 1891 में, उसकी बात कह रहा है कि ये दोनों अधिनियम निम्नलिखित में से किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किए गए थे, ठीक है। किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किए गए थे, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है, ठीक है। आपको पता होगा आंसर बहुत सिंपल सा है, चाय और कॉफी। कभी भी आपको अगर अपने आंसर में ऐसे चाय और कॉफी या चाय और चीन जैसे टर्म दिखे तो तुरंत उसको आंसर मान लीजिएगा। ऐसे में प्रश्न आप लोग गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा समझते हैं कि 1881 और 1891 का जो अधिनियम था, औद्योगिक कारखाना अधिनियम, वो दोनों अधिनियम था क्या दरअसल, ठीक है। 1881 के अधिनियम में, 1881 का जो पूरा अधिनियम था, एक प्रकार से बाल श्रमिकों के कार्य स्थल या कार्य व्यवहार को संतुलित करने के लिए इसको बनाया गया था यहाँ, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई बालक, कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, ठीक है, 7 वर्ष से कम अगर उसकी उम्र होगी तो वो किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं किया जा सकता है। ये एक कानून यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। अर्थात बाल श्रम जो कि उनके अकॉर्डिंग 7 साल से कम था, उस पर इन्होंने रोक लगा दिया। पहला काम इन्होंने किया। दूसरा काम क्या किया इन्होंने कहा कि बच्चों से एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे काम कराया जाएगा, ठीक है। बच्चों से एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे का काम कराया जाएगा, ये बात बताया गया। साथ ही साथ बच्चों को एक माह में 4 अवकाश दिया जाएगा, ये भी इन्होंने बताया भाई कि हर वीक में एक अवकाश मिलेगा, एक महीने में 4 अवकाश यहाँ पर दिया जाएगा। एक कानून ये बनाया इन्होंने, ठीक है। इसके साथ ही साथ खतरनाक मशीनों के चारों तरफ पूरे बेड़ा लगाया जाएगा, बाड़ बनाया जाएगा, ताकि बच्चे उन मशीनों के चंगुल में फंस करके उनकी डेथ न हो सके या फिर कोई एक्सीडेंट न घट सके, ठीक है। तो 1881 का अधिनियम जो था वो पूरी तरीके से बच्चों को फोकस करके यहाँ पर डेवलप किया गया था, ठीक है। इनकी परिभाषा के अनुसार, ध्यान रखिए, इनकी परिभाषा के अनुसार बच्चे कौन थे? तो 7 साल से छोटे, ठीक है। जो बच्चे थे वो काम नहीं कर सकते। 7 से 12 साल के जो बच्चे थे, उन बच्चों के लिए इन्होंने बाकी कानून बनाया था कि सिर्फ 9 घंटा काम करेंगे वो, महीने में 4 अवकाश मिलेगा उनको, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और अधिनियम और आता है आप लोगों का 1891 का अधिनियम, ठीक है। सेकंड औद्योगिक कारखाना अधिनियम था उसको, ठीक है। 1891 का जो वो अधिनियम था, उस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर महिलाओं के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया था। ये बात थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने किया क्या? पहली बात उन्होंने ये की कि जिस बच्चे को 7 से 12 साल की उम्र का मान रहे थे, उसको इन्होंने यहाँ पर चेंज करके 9 से 14 कर दिया, ठीक है। 9 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन पर वो पिछला वाला कानून इन्होंने यहाँ पर लागू कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? जहां पर पिछले अधिनियम में 9 घंटा मैक्सिमम काम बच्चों से कराने की बात कही गई थी, यहां पर चेंज करके उसको 7 घंटा कर दिया गया, ठीक है। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले था। इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक दिन में काम करने का जो घंटा था, उसको 11 घंटा यहाँ पर नियत किया गया, और साथ ही साथ इसके बीच में 1 घंटे का ब्रेक देने की यहाँ पर बात की गई, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। लेकिन इन दोनों अधिनियमों में कहीं पर भी पुरुषों के लेकर के कोई भी नियम नहीं बनाया गया था। पुरुष अभी भी अनियमित तौर पर ही कार्य कर रहे थे, ये बात यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो 2 कारखाना अधिनियम था, 1891 1891 का अधिनियम। ये दोनों अधिनियम चाय और कॉफी के बागान मालिकों पर लागू नहीं हो रहे थे, क्योंकि जनरली इस इंडस्ट्री को कौन संभाल रहा था? तो जो विदेशी थे, ठीक है, विदेशी बागान मालिक जो थे वो इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। तो विदेशियों को फायदा देने के लिए इन्होंने इस पर कोई भी नियम कानून को लागू नहीं किया था। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग अगला प्रश्न, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को, ठीक है, ध्यान समझिएगा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कह करके उपहास किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न वर्तमान के संदर्भ में नहीं है। हालांकि वर्तमान में जो कांग्रेस है उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। संसद में भी बहुत कम सीटें उसके पास है, हर जगह हर राज्यों में उसका वही हाल हो चुका है। लेकिन ये आज की बात नहीं, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि उस टाइम पे, ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब किसने
कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान कह करके उसका उपहास उड़ाया था, उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, पहला प्रश्न मेरा क्या है आप लोगों से, मेरा पहला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो अभी हमने डिस्कस किया 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उस टाइम में कौन था वाइसराय, तो आपका 1884 से लेकर के 1888 के मध्य में आपका लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो जो डफरिन था, ठीक है, बुरा नहीं मानना, जो डफरिन था, ठीक है, उसने ही कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान कह करके उसका मजाक उड़ाया था। ये बात कहा था कि कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इसके साथ कोई भी जनता शामिल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि उसी कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलाई थी, उसी कांग्रेस ने भारत के लिए बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन डफरिन ने क्या कहा था कि ये पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि वहां पर जो सेफ्टी वॉल का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट वहां पर ये लोग मानते थे उस टाइम पे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम आपको अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं इसका आंसर यहाँ पर डिस्कस आप लोगों से नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। चार विकल्प आप लोगों के सामने हैं, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को प्रश्न ये बताना दोस्तों कि इनमें से किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र के विप्लव में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कहां पर मंगल पांडे का नाम आता है, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। इससे पहले 1857 का पूरा टॉपिक हमने पहले देखा हुआ है, तो आज यहाँ पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये बात समझिएगा, हम लोग की जो प्री क्यू जो क्लास होती है वो क्लास, अगली क्लास आप लोगों की लाइव क्लास ही ली जाएगी और प्रॉपर आप लोगों के शेड्यूल पर होगा। ये क्लास बस थोड़ा सा लेट हो गया था आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन बाकी क्लास आप लोगों को टाइम पर मिलती रहेगी। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूपीएससी और पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जिनको भी ज्वाइन करना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही बिहार का जो पहला ओपन टेस्ट था वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप बिहार पीसीएस देने वाले हैं तो इस क्लास के साथ साथ आप लोगों को ओपन टेस्ट करते रहिए, ओपन टेस्ट को सॉल्व करिए, अपना वेबसाइट सेट वहां पर सबमिट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्लास को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।